हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 9 तक आर.एस. शर्मा प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे जो है पाषाण युग की शुरुआत हुई। उस पाषाण युग को भी हमने 3 भागों में बांटा था, राइट। जिसमें हमने पढ़ा था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। उस पूरा पाषाण काल को भी हमने 3 पार्ट में बांटा था, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। यानी कि लोअर पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव जो अपर पूरा पाषाण काल है वो वाला, राइट। फिर जब पाषाण काल खत्म हुआ, यानी नव पाषाण काल जब खत्म हुआ, उसके बाद हमने पढ़ा था इसे जस्ट पहले वाले चैप्टर में कि ताम्र पाषाण युग के बारे में। यानी कि ऐसा युग जिसमें जो लोग जो औजार बनाते थे वो तांबे प्लस पत्थर के औजार बनाते थे, वो हमने पढ़ा था। यानी कि पत्थर के बाद कौन सा युग आया? तांबे का युग आया। और ये जो चैप्टर 10 है, कौन सा दोस्तों? चैप्टर 10। ये जो चैप्टर 10 है उसमें हम पढ़ेंगे जो ताम्र युग के बाद जो सभ्यता आई। कौन सी सभ्यता? काश्य युगीन सभ्यता। बताया ना पहले वाली वीडियो में मैंने, सबसे पहले क्या आया? पत्थर आया। पत्थर आया का मतलब है पत्थर को यूज किया उन लोगों ने औजार बनाने के लिए। फिर क्या चीज यूज की? तांबा यूज किया। फिर क्या यूज किया? कांसा यूज किया। और कांसा कैसे बनाया? अगर हम तांबे में टिन को मिक्स कर दे तो उससे बनता है कांसा। क्या बनता है? कांसा। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं? मतलब कहना चाहते हैं कि उस समय के जो लोग थे उन्हें 2 धातुओं को मिक्स करना आ गया था। मतलब उस समय जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन्हें 2 धातुओं को मिक्स करना आ गया था और उन्होंने 2 धातुओं को मिक्स करके कांसा बनाया। और ये जो कांसा था वो ज़्यादा अच्छा था, वो ज़्यादा कठोर था, उसको ज़्यादा जो उसके जो औजार बने हुए थे वो ज़्यादा, जो उनको यूज़ करना ज़्यादा सरल था एज़ कम्पेयर टू तांबे के औजार से। सिंपल सी चीज़ है। तो उसके बाद जो सभ्यता आती है हड़प्पा सभ्यता, वो है कांस्य युगीन सभ्यता। और कांसा कैसे बना? तांबा और टिन को मिक्स करके, राइट। तो चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 10 का नाम है हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सिंधु घाटी में कांस्य युगीन शहरीकरण। सिंधु घाटी में हड़प्पा संस्कृति कहाँ थी? सिंधु नदी के आसपास थी, इसीलिए इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी में कांस्य युगीन शहरीकरण क्या है? शहरीकरण। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जब पढ़ा था ताम्र युगीन सभ्यता में, तब उसमें मैंने बताया था आपको कि जो ताम्र युगीन सभ्यता थी उसमें जो शहर है वो इतने विकसित नहीं थे। उस समय जो लोग थे, जो वो निवास स्थान से वो ज़्यादातर क्या थे? ग्रामीण अवस्था में थे, यानी ग्रामीण जीवन जो है वो जीते थे। लेकिन जो हड़प्पा संस्कृति थी वो एक शहरी सभ्यता थी, मतलब वहाँ के जो लोग थे वो शहरी जीवन को जीते थे, राइट फ्रेंड्स। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे हड़प्पा संस्कृति के बारे में, जो सिंधु नदी के आसपास स्थित थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। और इस कांस्य युगीन सभ्यता का जो है वो शहरीकरण कैसा था उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, या चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे, राइट। तो इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले परिचय से, जो इस लेसन में दिया गया है। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन अबाउट द कांस्य युगीन सभ्यता, राइट। पाकिस्तान इलाके वाले पंजाब के हड़प्पा में कांस्य युग के शहरी संस्कृति एक अग्रणी खोज थी। मतलब जो हड़प्पा संस्कृति कहाँ मिली है? ये जो भारत का जो ये इलाका है ना, भारत का जो जो क्षेत्र है, पाकिस्तान का जो पंजाब है, एक भारत में पंजाब है, एक पाकिस्तान में पंजाब है। तो पाकिस्तान का जो पंजाब है उस क्षेत्र के आसपास अपने को कांस्य युगीन सभ्यता के अवशेष मिले। वो भी कैसे? शहरीकरण के। यानी जो कौन सी कांस्य युगीन सभ्यता? शहरी कांस्य युगीन सभ्यता जो है उसके अवशेष अपने को मिले हैं, राइट। पाकिस्तान इलाके वाले पंजाब के हड़प्पा में कांस्य युग की शहरी संस्कृति अग्रणी खोज थी। सन 1853 में, कब की बात हो रही है ये? 1853।
1853, मतलब जो अंग्रेज अपने भारत में राज कर रहे थे उस समय। अब ये अंग्रेजों ने इतनी खोज क्यों की, इसका भी एक कारण बताया था जो मैंने चैप्टर नंबर 2 में बताया था, कि जो औपनिवेशिक दृष्टिकोण था उसमें बताया था कि अंग्रेज जो है वो भारतीय सभ्यता को क्यों जानना चाहते थे। ये मैंने चैप्टर नंबर 2 में आपको अच्छे से समझाया था, राइट। तो 1853 ईस्वी में एक महान उत्खननकर्ता और खोजी ब्रिटिश इंजीनियर एक कनिंघम का ध्यान इस हड़प्पाई मुहर पर गया। मतलब 1853 ईस्वी में एक उत्खननकर्ता का तात्पर्य होता है जो धरती को खोदकर उनसे मिलने वाले जो प्राचीन अवशेष है उनका अध्ययन करता है वो, और एक खोजी जो नाम था उनका ब्रिटिश इंजीनियर, क्या नाम था, ए कनिंघम। क्या नाम था, ए कनिंघम, राइट। इन ए कनिंघम नामक जो ब्रिटिश जो उत्खनन करता था उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनको हड़प्पा की मोहर मिली, यानी उन्हें हड़प्पा सभ्यता कहाँ थी ये पता नहीं था, मगर उन्हें एक ऐसी मोहर मिली जो हड़प्पा काल की थी। जब उन्होंने इस मोहर का अध्ययन किया, जब आगे पढ़ेंगे, ऐसी मोहर मिली है उनको, ये जो है ऐसी मोहर मिली उनको जहाँ पर हड़प्पा काल के जो है ऐसी आकृतियाँ बनी हुई थी, राइट, ऐसे। तो ऐसी इनको एक मोहर मिली, किनको, कनिंघम को, किनको मिली, कनिंघम को जो ऐसी एक मोहर मिली, राइट। उस मोहर का उन्होंने फिर धीरे धीरे अध्ययन किया। हालांकि मोहर पर एक बेल और 6 अक्षर अंकित थे, लेकिन वह इसके महत्व से अनभिज्ञ रहा। मतलब कनिंघम को जब ये मोहर मिली, उस मोहर पर एक बेल की आकृति, किसकी आकृति, मैंने पहले बताया था कि जो ये बेल की आकृति क्यों बनाते थे, क्योंकि वो बेल को क्या मानते थे, पवित्र मानते थे, क्योंकि वो उत्पादन का जो एक वो साधन था, जो कृषि में बेल की जरूरत होती थी, उसी आवश्यकता को देखते हुए बेल को जो वो एक महत्वपूर्ण पशु मानते थे और उसकी पूजा करते थे। और उन बेल के नीचे कुछ लिखा हुआ 6 अक्षर में, कितने, 6 अक्षर में कुछ लिखा हुआ है, उनको इस मोहर पर एक बेल की आकृति और उस बेल के आकृति के नीचे कुछ 6 अक्षर में कुछ लिखा हुआ है, ऐसा उनको मिला। लेकिन आपको पता है जब कनिंघम को ये मोहर मिली तब उन्हें ये ज्ञात ही नहीं था कि ये जो मोहर है वो किस काल की है। उन्हें ये पता ही नहीं था कि उस समय ये हड़प्पा काल की मोहर है और इतने प्राचीन जो भारत में शहर भी पाए जाते थे, इसका उन्हें बिल्कुल अज्ञात नहीं था। मतलब वो इस चीज से बिल्कुल अज्ञान, वो इस चीज से बिल्कुल क्या थे, अज्ञान थे, है ना। हड़प्पा स्थलों की क्षमता की पहचान बहुत बाद में सन 1921 ईस्वी में की गई, जब भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई शुरुआत की। मतलब कनिंघम को तो केवल एक मोहर मिली, उनको ये पता नहीं था कि ये मोहर किस काल की है, उनको तो बस एक मोहर मिली और उन्होंने उस मोहर को बस यानी एक अवशेष की तरह समझा कि भाई ये भी एक अवशेष है, जैसे दूसरे अवशेष मिलते हैं वैसे ये भी एक अवशेष है। लेकिन 1853 ईस्वी के बाद सन 1921 में, मतलब लगभग 70 साल बाद, लगभग 70 इयर्स बाद एक और जो पुरातत्वविद थे उनका नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था उनका, दयाराम साहनी। क्या नाम था, दयाराम साहनी। उन्होंने जाकर आगे हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी खुदाई, जो हड़प्पा जो स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो है वहां पर खुदाई की और इसका अध्ययन शुरू किया। उसी समय एक इतिहासकार R.D. बनर्जी ने सिंध में मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई की। मतलब दयाराम साहनी ने जो की वो हड़प्पा स्थल की खुदाई की, और एक और जो पुरातत्वविद थे उनका नाम था R.D. बनर्जी। क्या नाम था, R.D. बनर्जी। इन R.D. बनर्जी ने किसकी खुदाई की, मोहनजोदड़ो जो स्थल है, आगे पढ़ेंगे अपन, हड़प्पा सभ्यता जो है ना उसमें बहुत सारे स्थल है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, है ना, तो ऐसे बहुत सारे स्थल है। तो उन स्थलों में से जो हड़प्पा स्थल है उसकी खुदाई की दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो जो स्थल है उसकी खुदाई की R.D. बनर्जी नामक पुरातत्वविद या उत्खननकर्ता ने, राइट। यानी केवल कनिंघम को तो केवल मोहर मिली, उन्हें ये थोड़ी पता था कि वो हड़प्पा समय की है, फिर बाद में इन्होंने खुदाई करना शुरू किया, राइट।
दोनों ने मिलकर एक विकसित सभ्यता का सूचक माने जाने वाले मिट्टी के बर्तनों और अन्य प्राचीन वस्तुओं की खोज को संभव बनाया। मतलब इन दोनों ने, दयाराम साहनी ने और आर.डी. बनर्जी ने, इन दोनों ने जब खोज की हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की, तब इन दोनों ने बताया कि जो भारत का उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पर एक बहुत ही विकसित सभ्यता अस्तित्व में रही होगी। जब इन दोनों को वहाँ पर पुराने बर्तन और पुराने जो अवशेष है वो मिले, उनके आधार पर इन दोनों ने बताया कि भारत के उत्तर पश्चिम में एक सबसे पुरानी सभ्यता जो रही है, जो उस समय के मेसोपोटामिया सभ्यता के लगभग समान जो है वो थी। राइट। बाकी इससे पहले तो लोग ये समझते थे कि भारत में कोई पुरानी सभ्यता ही नहीं है, लेकिन इन दोनों की खोज के द्वारा सिद्ध हुआ नहीं कि भारत में भी ऐसी पुरानी सभ्यताएं मौजूद है। और भारत में जो हर व्यक्ति, उस समय जो लोग हैं वो किसी बाहरी देश विदेशों से नहीं आए थे, भारत के ही अंदर पैदा हुए थे। यानी कि भारत में प्राचीन समय में भी सभ्यताएं हुआ करती थी। राइट। सन 1931 ईस्वी में मार्शल के सामान्य पर्यवेक्षण में बड़े पैमाने पर मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। मतलब जब 1921 के बाद और आगे चले, फिर एक और पूरा उत्खनन करता आया मार्शल। क्या नाम था? मार्शल। मार्शल ने सन 1931 में, कब? मार्शल ने सन 1931 में फिर से उन मोहनजोदड़ो की जो है वो और ज़्यादा खुदाई की। यानी मोहनजोदड़ो की खुदाई और बड़े पैमाने पर की। कैसे की? बड़े पैमाने पर। बड़े पैमाने का मतलब है, अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, एक तो आप वर्टिकल खुदाई करते हो, है ना, एक आप हॉरिजॉन्टल खुदाई करते हो। तो इन्होंने बड़े क्षेत्र में, मतलब हॉरिजॉन्टल जो खुदाई, वो मार्शल जो साहब है उन्होंने सन 1931 में की थी। राइट। सन 1938 ईस्वी में फिर और आगे चले तो 1938 आया। राइट। फिर जब और आगे बढ़े 1938 में, राइट, इस 1938 में मेके ने उसी जगह की खुदाई की। एक और जो उत्खनन करता हुआ है उनका नाम था मेके ने भी फिर से उस जगह पर खुदाई की। यानी अब धीरे धीरे वो जो सभ्यता का स्थल है वो अब अस्तित्व में आ चुका है और लोगों का ध्यान जो है वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसीलिए तो उत्खनन करता धीरे धीरे अब उसकी खुदाई करते जा रहे हैं, ताकि उनको और भी चीज़ें वहाँ से अवशेष के रूप में प्राप्त हो और उस सभ्यता के बारे में और ज़्यादा चीज़ें जो है वो उजागर कर सके लोगों के सामने। सन 1940 ईस्वी में वर्ष ने हड़प्पा में खुदाई की। अब आगे और बढ़े, सन 1940 में आए। राइट। सन 1940 में आए। इस 1940 में एक और जो है उत्खनन करता है, उनका नाम था वत्स। इन वत्स ने और खुदाई की। मेके ने भी खुदाई की, मार्शल ने भी खुदाई की, आर.डी. बनर्जी ने भी खुदाई की, दयाराम साहनी ने भी खुदाई की। तो ये धीरे धीरे जो है वो खुदाई करते जा रहे हैं और धीरे धीरे जो सभ्यता के बारे में जो है वो चीज़ें बताते जा रहे हैं। सन 1946 में मोर्टिमेर व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई की। फिर और आगे बढ़े, 1946 आया, आज़ादी के निकट आए और उस आज़ादी के निकट के समय एक और उत्खनन करता थे, मोर्टिमेर। एक और थे मोर्टिमेर व्हीलर। एक और उत्खनन करता है मोर्टिमेर व्हीलर। उन मोर्टिमेर व्हीलर ने फिर से और खुदाई करना शुरू की। तो ऐसे जो एक क्रम है वो चलता रहा और यह हड़प्पा जो स्थल है उसकी खुदाई होती रही और आज भी खुदाई का जो कार्य है वो धीरे धीरे चलता रहता है। स्वतंत्रता पूर्व और विभाजन पूर्व काल में की गई खुदाई ने हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न स्थलों की प्राचीन वस्तुओं को प्रकाश में लाया जहां कांसे का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब इन सब ने जब खुदाई की, जब दयाराम साहनी ने खुदाई की, आर.डी. बनर्जी ने खुदाई की, है ना, मार्शल ने खुदाई की, मेके ने खुदाई की, वत्स ने खुदाई की, मोर्टिमेर व्हीलर ने खुदाई की, तो इन्होंने किस चीज़ को प्रकाश में लाए? मतलब ये जो है वो सारी, ये जो सब जने किस चीज़ को प्रकाश में लाए कि जो इस समय में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में एक ऐसी सभ्यता थी जो लोग कांसे का प्रयोग करते थे। मतलब इन्होंने बताया कि भारत में एक ऐसी प्राचीन सभ्यता भी है कि वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और उस समय के लोग जो है वो कांसे का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? कांसा। और ये कांसा किससे बनाया जाता था? तांबे और टिन को मिक्स करके बनाया जाता था। राइट फ्रेंड्स। स्वतंत्रोत्तर काल में भारत और पाकिस्तान के पुरातत्वविदों ने हड़प्पा या और उससे जुड़े हुए स्थलों की खुदाई की। मतलब स्वतंत्रता के जैसे ही स्वतंत्रता के बाद भारत
और यानी स्वतंत्रता जैसे ही हम स्वतंत्र हुए 1940, देखो स्वतंत्रता से पहले भारत पाकिस्तान एक था, है ना। फिर जैसे ही हम स्वतंत्र हुए भारत पाकिस्तान अलग हुआ, है ना। तो जैसे ही स्वतंत्र हुए फिर भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने अपने अपने योगदान से जो हड़प्पा कालीन स्थल है उसकी क्या की, खुदाई की। क्या की, खुदाई की। और जो प्राचीन अवशेष है उनको प्राप्त करना शुरू किया और दोनों ने मिलकर जो है इसका अध्ययन शुरू किया, राइट। सूरज भान, एम के धावलिकर, जेपी जोशी, बीबी लाल, एस आर राव, बी के थापर, आर एस विष्ट और अन्य ने गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में काम किया। मतलब ये जो अगर भारत का मैं नक्शा बनाऊं, यहाँ पर अगर मैं भारत का एक रफ मैप बनाऊं ऐसे, ये हमारा प्यारा भारत है। इस भारत में कहाँ कहाँ पर जो अभी मैंने जो उत्खनन करता बताया ना, ये वाले मोर्तिमेर, व्हीलर, वत्स, मेके, मार्शल, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, इन्होंने तो खुदाई की यहाँ पर सिंधु नदी के आसपास, समझे। इन्होंने खुदाई की सिंधु नदी के आसपास और वहाँ पर इनको हड़प्पा कालीन स्थल जो है, कांस्य युगीन स्थल जो है वो मिले। लेकिन अभी जो नाम बताइए, सूरज भान, जो एम के धावलिकर, जेपी जोशी, बीबी लाल, एस आर राव, बी के थापर, आर एस विष्ट, इन्होंने कहाँ कहाँ खुदाई की, गुजरात में खुदाई की, हरियाणा में खुदाई की और राजस्थान में खुदाई की। मतलब इन्होंने आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर खुदाई की। मतलब पहले वाले जो उत्खनन करते थे वो किस चीज़ पर फोकस करते थे, केवल इन एरिया पर, इस एरिया पर फोकस करते थे। लेकिन बाद वाले जो उत्खनन करता है उन्होंने फिर धीरे धीरे किन चीज़ों पर फोकस करना शुरू किया, इन वाले इलाकों पर भी उन्होंने क्या कर दिया, फोकस करना शुरू कर दिया कि भाई हड़प्पा जो स्थल है वो केवल उत्तर पश्चिम में छोटे से भाग पर फैला हुआ नहीं है, ये जो है वो दूसरे भागों में भी उसके आसपास जो है वो फैला हुआ है। और उन क्षेत्रों का अध्ययन जो है वो उन्होंने आगे आने वाले जो उत्खनन करता थे उन्होंने अध्ययन उनका शुरू किया। पाकिस्तान में एफ ए खान ने मध्य सिंधु घाटी में कोट दीजी की खुदाई की। पाकिस्तान में एक स्थल है कोट दीजी, वो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आगे पढ़ेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें बहुत सारे स्थल थे, है ना। तो उन स्थल के बारे में जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, है ना, ऐसे स्थल आएंगे, कोट दीजी। तो उनमें ये जो कोट दीजी स्थल है वो पाकिस्तान में स्थित है और उसकी खुदाई किसने की, एफ ए खान ने की। मतलब पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने अपने योगदान से इनकी खुदाई को क्या रखा, चालू रखा आज़ादी के बाद भी। और हकरा और पूर्व हकरा संसदियों की एक तरफ एम आर मुगल ने काफ़ी ध्यान दिया। मतलब और उसके पास संसदिया उसको ऊपर भी जो उस समय जो शासक है उन्होंने ध्यान दिया, यानी जो लोग उत्खनन करता है उन्होंने ध्यान दिया। ए एच दानी ने पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत में गांधार की कब्रों की खुदाई की। मतलब वही बता रहे हैं कि किन किन जो उत्खनन करता ने किन किन क्षेत्रों की खुदाई की। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली के पुरातत्वविद ने भी हड़प्पा सहित कई स्थानों पर काम किया। मतलब न केवल भारत और पाकिस्तान के उत्खननकर्ता इस क्षेत्रों की खुदाई करते थे और उसका अध्ययन करते थे, बल्कि जो विदेश के लोग थे, जो अमेरिका के जो उत्खनन करता थे, है ना, जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, यहाँ के जो उत्खनन करता थे, यहाँ के जो इतिहासकार थे, उन्हें भी जो हड़प्पा के शहर है उनको जानने में दिलचस्पी थी और उसे जानने के लिए उन्होंने जो है इन क्षेत्रों की जो है खुदाई की और इससे जानकारी को जो है वो आगे प्राप्त किया, राइट। अब आगे एक छोटा सा मैप दिया हुआ है, इसी आप बुक में अगर देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है ये मैप दिया हुआ है। जैसे जैसे हम चीज़ों के जो पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अगर कोई लोकेशन आए तो उस लोकेशन को आप प्रयास करना कि इस मैप में ढूंढ सको, ताकि वो चीज़ें जो है धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। जैसे देखो मैप में रावी नदी के नीचे हड़प्पा स्थल दिया हुआ है, राइट। फिर देखो ये जो ये सिंधु नदी जो जा रही है वहाँ के उस पर ऊपर जो मोहनजोदड़ो दिया हुआ है, चलुदड़ो दिया हुआ है, कोट दीजी दिया हुआ है ना, सूत कोतड़ा दिया हुआ है, ये सब इसके पास पास सिंधु नदी के आसपास गुजरात के तक आपको ये क्षेत्र जो है वो भारत के जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पर आपको ये क्षेत्र मिलेंगे, राइट। तो आप इस थोड़े से इस मैप का अध्ययन अपनी बुक से करने का प्रयास करना, राइट। तो बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास हड़प्पा पर्याप्त समृद्ध सामग्री है।
हालांकि उत्खनन और खोज अभी भी प्रगति पर है। मतलब आज हमारे पास इतने अवशेष मौजूद हैं कि जिसके माध्यम से हम हड़प्पा स्थल के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सके, लेकिन फिर भी आज भी उत्खननकर्ता और इतिहासकार जो है वो हड़प्पा स्थल की खुदाई कर रहे हैं और उससे नई नई खोजों को खोज रहे हैं। सभी विद्वान हड़प्पा संस्कृति के शहरीकरण के रूप में विकसित होने पर एकमत है, लेकिन हकरा और घग्गर नदी के साथ अपनाई गई सरस्वती की भूमिका और इस संस्कृति के निर्माण करने वाले लोगों के बारे में अलग अलग राय है। इस अध्याय में इस पर आगे चलकर विचार किया जाएगा। मतलब लेखक कहते हैं कि सभी जो उत्खनन करता है, चाहे वो भारत के हो, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे वो अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, यहाँ के उत्खनन करता हो, सभी का ये मानना है कि जो हड़प्पा संस्कृति थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, वो एक शहरीकरण सभ्यता थी। क्या थी? शहरी सभ्यता थी। कौन सी थी? शहरी सभ्यता थी। केवल वो हकरा और जो घग्गर नदी के साथ अपनाई गई के पास जो पाई गई सरस्वती सभ्यता नदी है, सरस्वती नदी के आसपास जो सभ्यता है, यानी सभी वैज्ञानिक जो है ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो क्या थी? एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन हकरा और घग्गर नदी के आसपास, सरस्वती नदी की जो आसपास जो मौजूद सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। राइट फ्रेंड्स। सिंधु या हड़प्पा संस्कृति ताम्र पाषाण संस्कृतियों से पुरानी है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है कि सिंधु और हड़प्पा संस्कृति ताम्र पाषाण संस्कृति से पुरानी कैसे हो सकती है। अपन ने तो अभी पढ़ा था कि सबसे पहले पाषाण काल आया, फिर ताम्र युग आया, फिर कांस्य युग आया। तो ये कैसे हो सकता है कि हड़प्पा और सिंधु संस्कृति जो है ताम्र पाषाण संस्कृति से पुरानी हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पुरानी तो ताम्र पाषाण संस्कृति होनी चाहिए। लेकिन मैंने तुम्हें इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो ये हड़प्पा सभ्यता अगर है तो बहुत सारी जो ताम्रयुगीन सभ्यता थी, ताम्र पाषाण सभ्यता थी, वो हड़प्पा सभ्यता के पहले थी। बहुत सारी ऐसी ताम्रयुगीन सभ्यता भी थी जो हड़प्पा सभ्यता के बाद थी, और बहुत सारी ऐसी ताम्रयुगीन सभ्यता भी थी जो हड़प्पा युग के साथ में थी, यानी साथ साथ में जो है पनपी। मतलब इससे पहले भी थी, बाद में भी थी और साथ में भी थी। कौन सी? ताम्रयुगीन सभ्यता। कौन सी? ताम्रयुगीन सभ्यता। समझ में आया फ्रेंड्स? जिसका अवलोकन पहले ही हो चुका है, लेकिन कांस्य का उपयोग करने वाली संस्कृति के रूप में यह बाद की तुलना में कहीं अधिक विकसित था। राइट। लेकिन कांस्य का उपयोग करने वाली संस्कृति के रूप में, यानी जो हड़प्पा संस्कृति के रूप में यह बाद में की तुलना में कहीं अधिक विकसित था। यानी जो बाद वाली जो हड़प्पा ताम्रयुगीन सभ्यता थी वो ज़्यादा विकसित थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में विकसित हुआ। इसे हड़प्पा कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता पहली बार सन 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित आधुनिक स्थल हड़प्पा में खोजी गई थी। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? तो इसका सिंपल सा कारण है, क्योंकि वो सिंधु नदी के पास थी। सिंपल। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सिंधु नदी के पास थी। तो फिर कुछ लोग उसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? राइट। तो फिर कुछ लोग उसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला नगर खोजा गया था 1921 में, वो हड़प्पा ही था। मतलब भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो सबसे पहला सिंधु कालीन नगर जो खोजा गया था वो हड़प्पा था। इसीलिए इसके बाद जितने भी नगर खोजे गए उन नगरों को सम्मिलित रूप से जो उत्खनन करता है उन्होंने उसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया। समझे? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता प्रथम स्थल था जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया 1921 में। यही कारण है कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा रख दिया गया। सिंध के कई क्षेत्र पूर्व हड़प्पा संस्कृति के मुख्य क्षेत्र बने। पूर्व हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा के जस्ट पहले वाले, या फिर जब हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट हुई थी उस समय। तो सिंध में के जो कई क्षेत्र, यानी सिंध जो है पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, वहाँ पर कहीं जो है वो पूर्व हड़प्पा स्थल भी जो है वो संस्कृति के अवशेष भी अपने को मिले। पूर्व और उत्तर मतलब क्या होता है? देखो ये हड़प्पा है, राइट, ये हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता कभी ना कभी स्टार्ट हुई होगी, राइट। जैसे कोई चीज़ अचानक तो नहीं बनती है। जैसे शहरीकरण हुआ तो इतना बड़ा शहरीकरण था, इतने बड़े जो अर्थव्यवस्था थी है ना,
एक दिन में तो नहीं बनी होगी, ये भी कहीं ना कहीं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से या ग्रामीण सभ्यता से स्टार्ट हुई होगी। तो जैसे मान लो ये ग्रामीण अवस्था है या ग्रामीण सभ्यता है, वहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट हुई होगी, धीरे धीरे स्टार्ट हुई होगी, राइट। फिर यहाँ पर ये शहरीकरण बन गया होगा। या ये मैं टाइम पीरियड बता रहा हूँ, मान लो ये एक ऐसा टाइम पीरियड आया जिस पर हड़प्पा जो सभ्यता थी वो पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता थी, और जैसे ही वो पूर्ण विकसित सभ्यता हुई फिर हमने हड़प्पा सभ्यता का पतन भी देखा। तो मान लो ये धीरे धीरे पतन हो रहा है, पतन हो रहा है, पतन हो रहा है, ये पतन हो गया, ठीक है। तो अब ये 3 काल अपने को मिले। कौन से काल मिले 3? जब हड़प्पा जो सभ्यता वो स्टार्ट हुई, जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई, और एक ऐसा चरण जब हड़प्पा सभ्यता जो अपनी पूरी विकसित अवस्था में थी। तो इनको हड़प्पा सभ्यता को हम 3 भाग में बांट देते। कैसे? इसको तो हम अपन बोल देते हैं पूर्व हड़प्पा काल। क्या कहते हैं? पूर्व हड़प्पा काल या पूर्व हड़प्पा सभ्यता। इसको हम बोल देते हैं विकसित हड़प्पा सभ्यता। क्या बोल देते हैं? विकसित हड़प्पा काल या विकसित हड़प्पा सभ्यता। और इसको अपन बोल देते हैं उत्तर हड़प्पा सभ्यता। क्या? इसको अपन बोल देते हैं उत्तर हड़प्पा काल, उत्तर हड़प्पा काल या उत्तर हड़प्पा सभ्यता, राइट। समझ गए? उत्तर मतलब होता है बाद का, पूर्व मतलब होता है पहले का, और विकसित मतलब जब हड़प्पा सभ्यता जो पूर्ण विकसित अवस्था में थी उस समय का काल ये बताया गया है, राइट। सिंपल सी चीज है। तो वहीं यहाँ पर कहना चाहते हैं कि सिंध यानी जो पाकिस्तान का सिंध है के कई क्षेत्र पूर्व हड़प्पा संस्कृति के मुख्य क्षेत्र बने। मतलब जो सिंध क्षेत्र है पाकिस्तान का, वहां पर आपको पूर्व हड़प्पा काल के जो बहुत सारे क्षेत्र आपको मिलेंगे। यह संस्कृति शहरी सभ्यता में विकसित और परिपक्व हुई, जिसका विकास सिंध और पंजाब में हुआ। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? अभी बताया था, शहरी सभ्यता थी, जिसका विकास पंजाब और सिंध यानी जो इन दोनों क्षेत्रों के आसपास हुआ। इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का मुख्य क्षेत्र सिंध और पंजाब में मुख्यतः सिंधु घाटी में स्थित था। अभी बताया जो हड़प्पा सभ्यता उसका स्थल कहाँ था? जो सिंधु नदी जाती है, सिंधु घाटी जो है उसके आसपास स्थित था, राइट। यहाँ से यह दक्षिण और पूर्व की ओर फैली। मतलब सबसे पहले तो ये विकसित कहाँ हुई? सिंधु घाटी नदी के आसपास हुई, है ना। फिर वह धीरे धीरे पूरब की तरफ, दक्षिण की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ फैली। एक आगे पॉइंट आएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका दक्षिणतम बिंदु, सबसे उत्तर में बिंदु क्या है, सबसे पूर्व में बिंदु क्या है, सबसे दक्षिण में वो कहाँ तक फैली, और सबसे पश्चिम में जो बिंदु क्या है। एक ये क्वेश्चन भी आता है कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना, दाइमाबाद ऐसा आएगा, वो आगे बताऊंगा मैं तुम्हें, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है कि शुरू में जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु नदी के आसपास फैली, यानी फली फूली, और बाद में वो चारों दिशाओं में जो है वो फैली, राइट। इस तरह हड़प्पा सभ्यता पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किनारे थी। बताया ना, चारों दिशाओं में फैल गई। यह उत्तर में शिवालिक से दक्षिण में अरब समुद्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान में मरकम तट से उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैला हुआ था। अब इन्होंने फिर से लोकेशन भी बता दिए कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। ये देखो क्या क्या कह रहा है। यह उत्तर में शिवालिक यानी जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की बहुत सारी श्रेणियां हैं, उसमें लास्ट वाली श्रेणी है शिवालिक की श्रेणी। तो उस शिवालिक की श्रेणी तक उत्तर में फैली है यह हड़प्पा सभ्यता, और दक्षिण में अरब समुद्र तक। दक्षिण में अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी फैली हुई है। तो गुजरात में कहाँ फैली हुई है? अरब समुद्र तक, क्योंकि ये गुजरात ये वाला समुद्र कौन सा है? गुजरात के जस्ट नीचे वाला। भारत का जो पश्चिमी तट है वो किस समुद्र से लगता है? अरब सागर से लगता है। तो दक्षिण में कहाँ तक फैली हुई है? अरब सागर तक फैली हुई है। और पश्चिम में मतलब इधर कहाँ तक फैली हुई है? पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है वहाँ तक फैली हुई है, वहाँ पर भी ऐसे हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले। और उत्तर पूर्व में कहाँ फैली है? यहाँ पर फैली है जो यूपी, उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है, उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है वहाँ तक जो है सभ्यता फैली है। मतलब 4 दिशा में हो गई। कहाँ तक? शिवालिक उत्तर में, दक्षिण में अरब सागर तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान तक, और उत्तर पूर्व में मेरठ तक। समुद्री किनारों ने एक त्रिभुज जैसे स्थान का गठन किया जो लगभग 12.966 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल को अगर मैं मिलाऊं तो ये एक त्रिभुज के समान बनता है। कैसे समान बनता है? त्रिभुज के समान। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर हड़प्पा सभ्यता की, मतलब मैं फिर से एक मैप बनाऊं भारत का, अपने प्यारे भारत का, तो हड़प्पा कालीन स्थल जो है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक फैला है।
तो वो कह रहे हैं कि अगर इसको मैप बनाए तो एक त्रिभुज के आकार का बनता है। किसके आकार का बनता है? त्रिभुज के आकार का। यानी इन हड़प्पा शालीन स्थल जो हैं उन सारे स्थलों को अगर मैं एक साथ जोड़ूं या फिर एक साथ मिलाऊं तो वो त्रिभुज के भांति बनता है। और ये जो क्षेत्र है वो कितना है? 12.966 लाख वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर। 12.966 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये जो हड़प्पाकालीन संस्कृति जो है वो फैली हुई है। वो भी कैसे? त्रिभुजाकार में। याद रखना, क्वेश्चन आता है कैसे फैली हुई है? त्रिभुजाकार में। कैसे फैली हुई है? त्रिभुजाकार में, जो कि पाकिस्तान की तुलना में बड़ा क्षेत्र और प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की तुलना में निश्चित ही बड़ा है। मतलब ये जो हड़प्पाकालीन स्थल है वो विदेशों की जो मेसोपोटामिया सभ्यता जो यूरोप में फैली थी, है ना, जो मिस्र की सभ्यता जो थी वो अफ्रीका के सब उत्तरी वाले भाग में, उन जो सभ्यता है उनसे भी क्या है? बड़ी सभ्यता है। सोचो, पहले जब अंग्रेज कहते थे ना कि भारत को कुछ नहीं आता है, जो अपन ने पढ़ा था कि जो औपनिवेशिक दृष्टिकोण है उसमें अंग्रेज कहते थे कि भारत को इतिहास नहीं लिखने आता है, भारत जो इतिहास क्रम से नहीं लिखते हैं, भारत की कोई अपनी संस्कृति नहीं है, भारत पर हर कोई आता है और राज करके जाता है, वो अंग्रेज कहते थे उस समय। और जब ये हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई ना तब अंग्रेजों का मुंह बंद हो गया कि भारत में तो विदेशों में जो संस्कृतियाँ पाई जाती है उससे भी प्राचीन संस्कृति तो भारत में है, और उसका क्षेत्रफल जो है जो विदेशों में संस्कृति पाई जाती है उससे तो कई गुना बड़ा है ना। तो जो सिंधु घाटी संस्कृति में जो घाटी संस्कृति है उसका जो क्षेत्र है वो मेसोपोटामिया संस्कृति और मिस्र की संस्कृति उससे भी बड़ा है। और तो और ये संस्कृति का जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान से भी बड़ा है ना। तो ये अपने लिए गर्व की बात है कि विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति जो है सभ्यता जो अपने भारत में स्थित है। राइट फ्रेंड्स, तो अपने जो भारत में स्थित सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता वो विदेशों में जो स्थित सभ्यता थी उनसे भी क्या है? पुरानी है और बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्त्राब्दी में दुनिया भर में कोई अन्य संस्कृति क्षेत्र हड़प्पा जितना व्यापक नहीं था। मतलब जब हड़प्पा संस्कृति का जो काल है जो 2700 ईसा पूर्व से अपन पढ़ा था पहले भी कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। यानी इन 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक यानी उस समय के काल में हड़प्पा संस्कृति जैसी, हड़प्पा सभ्यता जैसी ऐसी कोई बड़ी सभ्यता जो है वो विश्व में मौजूद नहीं थी। अगर कोई थी तो वो भी इतनी बड़ी नहीं थी, वो छोटी छोटी सभ्यता थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता एक सबसे बड़ी और विकसित सभ्यता थी। तो ये अपने लिए गर्व की बात भी है। राइट, बढ़ते हैं आगे। पूरे उपमहाद्वीप में अभी तक लगभग 2800 हड़प्पा स्थल की पहचान की गई है। मतलब उपमहाद्वीप मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। आप पहले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो किसी महाद्वीप से छोटा नहीं है। क्योंकि पहले भारतीय उपमहाद्वीप में क्या आता था? देखो, ये अपना प्यारा भारत, ये अपना प्यारा भारत, राइट। इस प्यारे भारत में अगर पाकिस्तान मिला दूं, अगर अफगानिस्तान मिला दूं, अगर नेपाल मिला दूं, अगर भूटान मिला दूं, अगर बांग्लादेश मिला दूं, है ना, और ये चीज़ें मिला दूं और इसको देखूं अगर मिलाकर, तो मैं पाऊंगा या मुझे ये आभास होगा, ये ऐसा यानी लगेगा कि ये जो चीज़ है वो यूरोप के बहुत सारे देशों से कितना ही बड़ा है। और इवन दो ये लगभग ऑस्ट्रेलिया के लगभग उससे भी बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप से। यानी कि ये जो है इन सारे जो है देश जो उस समय पहले एक थे प्राचीन समय में, ये किसी एक महाद्वीप से छोटे नहीं लगते, महाद्वीप से कम नहीं लगते। तो इसकी आकृति के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा गया है। क्या कहा गया है? इसे उपमहाद्वीप कहा गया है। मतलब भारत के इतने बड़े आकार के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता था पहले, और आज भी कहा जाता है। क्योंकि पहले तो ये सारे देश भारत में ही तो थे, ये तो आज अलग हुए हैं, है ना। तो इसलिए उनको क्या कहा जाता था? उपमहाद्वीप कहा जाता था। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें अभी तक 2800, सोचो 2800 हड़प्पा स्थल अपने को मिल चुके हैं, और न जाने कितने अभी अंदर दबे होंगे जो अभी तक अपने को नहीं मिले, है ना। तो सोचो 2800 जो स्थल है वो अभी अपने को मिल चुके हैं,
और ये कितना बड़ा स्थल होगा, इन मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से भी बड़ा स्थल जो है यह अपनी हड़प्पा स्थल जो था, हड़प्पा सभ्यता जो थी। वे हड़प्पा संस्कृति के शुरुआती चरण, विकसित अवस्था और अंतिम चरणों से संबंधित थे। मतलब ये जो 2800 जो स्थल है अपने को जो भारतीय उपमहाद्वीप में से मिले हैं, उन स्थलों में से वे सभी स्थल हैं जो अभी बताया था मैंने आपको। कौन से वाले स्थल है? हड़प्पा के प्रारंभिक चरण के भी हैं, हड़प्पा के विकसित अवस्था के चरण के भी चित्र हैं, और हड़प्पा के उत्तर हड़प्पा के चित्र भी यहाँ पर हैं। राइट फ्रेंड्स, समझ में आया? सिंपल सा कह रहा हूं कि जो 2800 जो ये स्थल हैं, उन स्थलों में तीनों टाइप के स्थल हैं, पूर्व हड़प्पा सभ्यता के, विकसित हड़प्पा सभ्यता के और उत्तर हड़प्पा सभ्यता के, तीनों के स्थल जो है वो 2800 में मौजूद है। राइट। विकसित चरण में, विकसित चरण मतलब जो ये बीच वाला है, जो विकसित हड़प्पा स्थल है, ये तो पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है, ये विकसित हड़प्पा कालीन स्थल है, ये उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। तो जो विकसित हड़प्पा कालीन स्थल है में दो सबसे महत्वपूर्ण शहर थे, पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, दोनों पाकिस्तानी हिस्से में है। मतलब ये जो विकसित हड़प्पा सभ्यता का जो समय था, उस समय दो सबसे महत्वपूर्ण शहर अपने पास हैं, और उसी के नाम से तो ये सभ्यता जानी जाती है। एक तो है हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो। एक तो है हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो। और ये हड़प्पा और जो है मोहनजोदड़ो है, दोनों कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। राइट, समझ में आया कि हड़प्पा सभ्यता जो है, उस हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो विकसित हड़प्पा काल था, उसके दो सबसे बड़े नगर जो है वो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। राइट, और ये दोनों कहाँ हैं? पाकिस्तान में स्थित हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का। ये बहुत सारे मृतक है ना। मृतक मतलब जो उस समय जो प्राचीन लोग मर गए थे, राइट, तो उनका एक टीला है ये। तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। राइट, क्योंकि उस समय वो आपदा के कारण वो जो मृदा है उनमें वो दब के मर गए थे। वे 483 किलोमीटर दूर स्थित सिंधु से जुड़े हुए थे। मतलब ये जो हड़प्पा का जो स्थल है और ये जो मोहनजोदड़ो का स्थल है, वो दोनों किससे जुड़े हुए थे? सिंधु नदी से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? सिंधु नदी के। अपन देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सारे स्थल है वो किसी न किसी रूप में सिंधु नदी से या फिर इनकी सहायक नदियों से जो है वो किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। राइट, अब आप मैप में देखो मोहनजोदड़ो हड़प्पा कहाँ है। ये देखो, ये मोहनजोदड़ो ये रहा सिंधु नदी के पास, और हड़प्पा ऊपर लाहौर के जस्ट नीचे हड़प्पा वो रावी नदी के पास है ना। तो मोहनजोदड़ो तो है दक्षिण में और हड़प्पा है उत्तर में, और ये दोनों जो स्थल है वो पाकिस्तान में स्थित है, और दोनों ही महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा सभ्यता के। राइट, सिंध में मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दूर एक तीसरा हिस्सा चनुदड़ो में, और खंबात की खाड़ी के सिराने गुजरात के लोथल को में चौथा शहर है। दो शहर एक और बताए इन्होंने, कौन कौन से? एक है चनुदड़ो। क्या है? एक चानुदड़ो एक और स्थल है, और एक और स्थल है तीसरा। ये चानुदड़ो कौन सा? तीसरा स्थल एक और इंपॉर्टेंट, और एक और स्थल है चौथा। कौन सा वाला? लोथल, गुजरात में लोथल एक बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब आज जैसे बंदरगाह होते नहीं होते, उस समय हड़प्पा सभ्यता का एक प्राचीन बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का काम करता था ये लोथल। तो ये लोथल और चनुदड़ो, ढूंढो इसको फिर से मैप में। ये रहा लोथल गुजरात में देखो, और चनुदड़ो कहाँ है? चनुदड़ो ये रहा, जो मोहनजोदड़ो उसके जस्ट नीचे देखो चनुदड़ो, और जो अभी लोथल पड़ा था वो गुजरात में। ये दोनों क्या है? ये दोनों भी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके महत्वपूर्ण स्थल है। लोथल एक बंदरगाह है, और चनुदड़ो भी किसी न किसी रूप में इंपॉर्टेंट है। और लोथल कहाँ है? खंबात की खाड़ी में स्थित है। राइट, पांचवा शहर उत्तरी राजस्थान में कालीबंगा है। अब एक और शहर आ गया कालीबंगा। कालीबंगा है राजस्थान में, गुजरात में। कालीबंगन मतलब होता है काली चूड़ियाँ। क्या होता है? काली चूड़ियाँ।
ढूंढो राजस्थान के आसपास, ये रहा कालीबंगन, बनवाली के जस्ट नीचे, हड़प्पा के नीचे देखो, है ना, कालीबंगन राजस्थान में स्थित है ना ये। तो ये एक और शहर हो गया हड़प्पा कालीन स्थल का, जिसका मतलब है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का मतलब क्या होता है? काली चूड़ियाँ। क्यों होता है वो आगे बढ़ेंगे अपन। छठा शहर है बनमाली, छठा शहर है बनावली। क्या है? बनावली। और ये बनावली कहाँ है? देखो अभी फिर से हरियाणा के कालीबंगन के जस्ट ऊपर हरियाणा के अंदर है बनावली, ये हरियाणा में है ना। यहाँ कालीबंगन की तरह दो सांस्कृतिक चरण मिलते हैं, पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा। मतलब कालीबंगन और जो बनावली है, जो कालीबंगन और जो बनावली है वहाँ पर दो हड़प्पा के स्थल मिलते हैं। कौन से? एक तो पूर्व हड़प्पा और एक हड़प्पा। पूर्व हड़प्पा मतलब हड़प्पा के पहले वाला, और हड़प्पा मतलब विकसित हड़प्पा के, है ना। यहाँ पर केवल उत्तर हड़प्पा स्थल ही जो वो उनके अवशेष नहीं मिले, बाकी दोनों हड़प्पा स्थल जो उसके अवशेष यहाँ पर अपने को क्या है? मिलते हैं, राइट। ये हड़प्पा काल की मिट्टी की ईंटों से बने चबूतरों, सड़कों और नालियों के अवशेषों से संबंधित स्वरूप को दर्शाते हैं। हड़प्पा संस्कृति का विकसित और समृद्ध स्तर इन सभी 6 स्थलों पर देखने को मिलता है। मैंने ये अभी 6 स्थल मैंने आपको बता दिए, 1 2 3 4 और 5 6, यानी ये जो 6 शहर मैंने आपको बताए हैं, उन 2800 शहरों में से ये 6 स्थल ऐसे हैं जहाँ पर आपको हड़प्पा काल की जितनी भी विशेषताएं, वो सारी की सारी विशेषताएं इन 6 शहरों में आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। अभी मैंने आपको बताया कि हड़प्पा के जो स्थल है उपमहाद्वीप में कितने हैं? टोटल 2800 से ज़्यादा स्थल जो है अभी तक खोजे जा चुके हैं। इन 2800 में से मात्र 6 स्थल ऐसे हैं ये वाले, और ये 6 स्थल ऐसे हैं जहाँ पर आपको जो हड़प्पा कालीन सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सिंधु घाटी सभ्यता के जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी की सारी विशेषताएं आपको इन 6 स्थलों में आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। सूतकंजेडर और सुरकोतड़ा के तटीय शहरों में भी इनके प्रमाण दिखते हैं। मतलब दो एक और शहर बताए इन्होंने, एक तो बताया सुरकोतड़ा, राइट, एक और बताया सूतकांगेडोर, ये वाला। आप देखो ये जो है ना लोथल के जस्ट उत्तर पश्चिम में देखो सुरकोतड़ा दिया हुआ है, गुजरात के जो अंदर। और एक आप अफगानिस्तान की तरफ देखो सूतकांगेडोर शहर दिया हुआ है। ये जो सूरकांगेडोर और सुरकोतड़ा है, ये दोनों ही क्या है? तटीय शहर के जो प्रमाण, यानी ये तट पर स्थित शहर है। देखो लोथल भी तट पर स्थित है, सूतकांगेडोर भी तट पर स्थित है ना, और सुरकोतड़ा भी तट पर स्थित। तट मतलब जो नीचे क्या अरब सागर है, इस अरब सागर का एक्सिस जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता को मिलता था इन तीनों शहरों से, राइट। अगर हड़प्पा सभ्यता के किसी लोगों को जो अरब सागर है उसका एक्सिस उसको तक पहुंचना है तो उनके पास ये 3 जो है वो शहर है। कौन से? सूतकांगेडोर, सुरकोतड़ा और लोथल। कौन कौन से? एक लोथल तो हो ही गया, और साथ में 2 एक और है। कौन से? सूतकांगेडोर और सुरकोतड़ा। एक और कौन सा है? सुरकोतड़ा, राइट। तो ये जो है वो लोथल, सूतकांगेडोर और सुरकोतड़ा, ये जो है वो भारत का जो अरब महासागर है, ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया। तो इन अरब महासागर का जो एक्सिस है वो इन तीनों बंदरगाहों से या इन तीनों शहरों से हड़प्पा वासी को मिलता था, राइट। इन शहरों की पहचान गढ़ से होती है। बाद में हड़प्पा काल के संकेत गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के रंगपुर और रोजड़ी में भी मिलते हैं। मतलब और गुजरात में 2 स्थल एक और है। ये एक तो देखो मैप में फिर से देखो, रंगपुर दिया हुआ है लोथल के जस्ट नीचे, और रोजड़ी दिया हुआ है रंगपुर के भी नीचे। तो इन स्थल से भी अपने को जो हड़प्पा कालीन स्थल है उनके अवशेष और उनके प्रमाण जो अपने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात के कच्छ इलाके में उसे बसे धोलावीरा में हड़प्पा दुर्ग और हड़प्पा संस्कृति के सभी 3 चरण दिखते हैं। अब देखो धोलावीरा, देखो मैप में फिर से धोलावीरा जो है आपको सुरकोतड़ा के ऊपर देसलपुर मिलेगा और देसलपुर के ऊपर धोलावीरा मिलेगा।
इस धोलावीरा से आपको क्या क्या मिलता है? देखो, इस धोलावीरा की क्या स्पेशलिटी है, क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना कि धोलावीरा की स्पेशलिटी क्या है। धोलावीरा एक ऐसा स्थल है जहां पर आपको तीनों ही हड़प्पा स्थल के प्रमाण मिले। कौन से? पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल, विकसित हड़प्पा कालीन स्थल और उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल। यानी उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल यानी पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल, विकसित हड़प्पा कालीन स्थल और उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल। इन तीनों ही स्थल के प्रमाण जो है आपको देखने को मिलते हैं इस धोलावीरा नामक शहर में। राइट फ्रेंड्स, तो इसकी एक स्पेशलिटी है और इसके क्वेश्चन भी जो है वो आता है। ये चरण राखी गढ़ी में भी मिलते हैं जो हरियाणा के गग्गर में स्थित है और धोलावीरा से बहुत बड़ा है। अब राखी गढ़ी देखो हरियाणा में, राखी गढ़ी देखो कालीबंगन के ऊपर बनवाली है, बनवाली के आप पूरब की तरफ देखो राखी गढ़ी है। तो ये जो राखी गढ़ी है वहाँ पर भी अपने को, जो हरियाणा में स्थित है, वहाँ पर भी अपने को हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो है वो मिले हैं और ये धोलावीरा से भी काफ़ी बड़ा है। तुलनात्मक तौर पर धोलावीरा 50 हेक्टेयर में फैला है जबकि हड़प्पा 150 हेक्टेयर में और राखी गढ़ी 250 हेक्टेयर में। यानी कि सबसे बड़ा कौन सा हो गया इन तीनों में से? राखी गढ़ी सबसे बड़ा। राखी गढ़ी जो हरियाणा में स्थित है वो 250 हेक्टेयर में फैला है जबकि हड़प्पा 150 हेक्टेयर में फैला है और धोलावीरा जो गुजरात में है वो 50 हेक्टेयर में फैला है। और सबसे बड़ा कौन सा है? हालांकि सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो 500 हेक्टेयर में फैला है। सबसे बड़ा कौन सा है? मोहनजोदड़ो। तो ये मोहनजोदड़ो जो है ये मोहनजोदड़ो जो है वो 500 हेक्टेयर भूमि पर फैला है। हड़प्पा जो है वो 250 हेक्टेयर भूमि पर फैला है, सॉरी 150 पर। मोहनजोदड़ो जो है वो 500 हेक्टेयर भूमि पर फैला है। हड़प्पा जो है वो 150 हेक्टेयर भूमि पर फैला है। राइट, हड़प्पा 150 हेक्टेयर भूमि पर फैला है। राखी गढ़ी कौन सा? राखी गढ़ी एक और है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है वो 250 हेक्टेयर की भूमि पर फैला है। 250 हेक्टेयर भूमि पर फैला है राखी गढ़ी जो हरियाणा में, कहाँ है? हरियाणा में। राइट, और धोलावीरा, ये रहा धोलावीरा जो गुजरात में। धोलावीरा एक ऐसा स्थल है जहाँ पर पूर्व हड़प्पा स्थल, विकसित हड़प्पा स्थल और उत्तर हड़प्पा स्थल, इन तीनों के प्रमाण जो अपने को मिले हैं। और धोलावीरा कितने हेक्टेयर में फैला है? 50 हेक्टेयर में फैला है। कितने हेक्टेयर में फैला है? 50 हेक्टेयर में फैला है धोलावीरा। यानी सबसे बड़ा शहर कौन सा हो गया? मोहनजोदड़ो। फिर कौन सा हो गया? राखी गढ़ी। फिर कौन सा हो गया? हड़प्पा। और फिर कौन सा हो गया? धोलावीरा। प्राचीन समय में बाढ़ से इस शहर का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया। जो हड़प्पा सभ्यता कैसे नष्ट हुई, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे नष्ट हुई, इसके अलग अलग प्रमाण दिए जाते हैं। उनमें एक प्रमाण ये भी है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ वो किससे हुआ? बाढ़ से हुआ। किससे हुआ? बाढ़ से हुआ। राइट, ये तो हमने पढ़ा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यानी परिचय के बारे में कि भाई हड़प्पा सभ्यता क्या है ना, कहाँ कहाँ पर फैली है, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो दिया गया है शहर योजना और संरचनाएं। राइट, क्या दिया हुआ है? सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ है वो है शहर की योजना। यानी हड़प्पा जो फेमस क्यों है, सिंधु घाटी सभ्यता फेमस क्यों है? अपने शहरीकरण के लिए। अब इतने शहरीकरण के लिए अगर फेमस है तो कुछ ना कुछ तो खास बातें होगी। तो उसी खास बातों को अपन इस पॉइंट में पढ़ेंगे कि शहर योजना कैसी थी और उनकी संरचनाएं कैसी थी। क्या थी? और उनकी संरचनाएं कैसी थी। राइट, शहर की योजना कैसी थी और उसकी संरचनाएं कैसी थी। राइट फ्रेंड्स, तो इसमें हम पढ़ेंगे जो शहरी योजनाएं और संरचनाएं उनके बारे में जो हड़प्पा सभ्यता के समय में थी। हड़प्पा संस्कृति की पहचान शहर योजना व्यवस्था से की जाती है। मतलब हड़प्पा जो संस्कृति है, जो हड़प्पा सभ्यता है, वो बहुत सारे कारणों से फेमस है, यानी बहुत सारे कारणों से प्रसिद्ध है। उसमें से सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है शहरीकरण। शहरीकरण, हड़प्पा सभ्यता का जो शहरीकरण है वो सबसे बेस्ट स्पेशलिटी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की मुख्य पहचान गढ़ और टीले के रूप में थी। गढ़ और टीले के रूप में मतलब
देखो, जब हम नई एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो ये और एक ये। देखो मैं कैसे इसको आज के जो प्रेजेंट में जो एग्जाम्पल उससे बताता हूँ। देखो पहले हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, ये जो क्षेत्र था ये अलग था और ये जो क्षेत्र था वो अलग था। अब देखो ये दोनों क्षेत्र घिरे हुए थे दीवारों से, मतलब इसके चारों ओर भी दीवार बनी हुई थी और इसके चारों ओर भी दीवार बनी हुई थी। क्यों बनी हुई थी? क्यों? इस इलाके में जो रहते थे शासक वर्ग, अमीर वर्ग, बड़े बड़े व्यापारी वर्ग इसमें रहते थे, और इसके जो पास वाला इलाका वो भी दीवारों से घिरा होता, इसमें रहते थे जो यानी जो नीचे वाले लोग थे। नीचे वाले लोग का मतलब जो कृषि कार्य करते थे, है ना, जो कृषि कार्य करते थे, है ना, जो लोहारगिरी का कार्य करते थे, जो छोटी मोटी नौकरी करते थे, है ना, ऐसे लोग जो है वो जो सेना में काम करते थे, तो ऐसे छोटे मोटे लोग जो है वो इस क्षेत्र में रहते थे, राइट। तो ऐसे जो है वो हड़प्पा शहर जो है वो ऐसे दो भागों में बटे हुए थे, हड़प्पा नगर जो है। अब ये जो शहर था, ये जो था वो थोड़ी ऊंचाई पर था। ऊंचाई का कहने का तात्पर्य है कि थोड़ा, जैसे मान लो ये किसी बेस पर है ना, ये जो शहर है वो बेस पर है, किसी बेस पर बना हुआ है। अब ये जो शहर है यानी ये जो भाग है, जो शासक वर्ग का जो भाग है ये वाला, वो थोड़ी ऊंचाई पर बना, इनसे जो है थोड़ा ऊंचा है, तो इनसे जो थोड़ा ऊंचा ये बना हुआ था, है ना। तो ऐसे जो थे वो शहर विभाजित थे। तो वही बताया जा रहा है कि जो हड़प्पा है, यही बताया जा रहा है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है दोनों की मुख्य पहचान गढ़ या टीले के रूप में हुई है। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों क्या थे, वो शासक वर्ग के क्षेत्र थे। मतलब दोनों ही कहाँ पर थे, टीले पर थे। टीले का मतलब है ऊपर थे। किसके कंपेयर में ऊपर थे, जो पास वाला जो था उससे ऊपर थे, ठीक है। आपने जब वो मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो, उसमें आपने देखा होगा मूवी में कि वो कैसे उस शासक वर्ग के जो जो क्षेत्र होता है उसके क्षेत्र में जाते हैं, उसमें क्या मिलते हैं, सभी बड़े बड़े व्यापारी, है ना, जो शासक राजा रानियां हैं उनको वो देखने को मिलते हैं। तो वो जो है वो इस जगह पर रहते थे, और जो कृषि कार्य करने वाले, लोहारगिरी का कार्य करने वाले, छोटी नौकरी करने वाले, सेना में छोटा मोटा काम करने वाले, वो जो है इस क्षेत्र में रहते थे, राइट। संभवतः यह शासक वर्ग के सदस्यों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। मतलब ये वाला इलाका किसके द्वारा कब्जा कर लिया गया था? कौन रहता था यहाँ पर? शासक वर्ग। प्रत्येक शहर में गढ़ के नीचे ईंटों के घरों वाला एक निचला शहर है जो आम लोगों द्वारा बसाए गए थे। मतलब ये, इसको इन्होंने क्या नाम दिया है? निचला शहर। क्या नाम दिया है? निचला शहर। इसको नाम दिया है निचला शहर, और इसको नाम दिया है गढ़ या टीला। गढ़ या टीला इसको नाम दिया है, बस सिंपल सा चीज समझ में आ गया। जैसे आप मुंबई में जाओगे, मुंबई में क्या मिलेगा, ये समझ लो ये धारावी है। मुंबई में एक धारावी जगह है जहाँ पर जो है ना, जो कच्ची बस्तियों के लोग रहते हैं, तो ये समझ लो ये धारावी है, और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग जस्ट उसके पास में ही, तो वो ये है, बस ऐसे समझ लो। शहरों के इन आवासीय व्यवस्थाओं की विशेषता यह है कि वे एक खास संरचनात्मक प्रणाली का पालन करते हुए बनाए गए थे, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब जो हड़प्पा कालीन जो शहरीकरण है उसकी विशेषता क्या है, वो वहां पर बताया जा रहा है कि वो जो है शहरीकरण, जो हड़प्पा कालीन जो स्थल है उसका जो शहरीकरण था, उसकी जो इमारतें थी वो खास प्रणाली को, खास संरचनात्मक प्रणाली का पालन करके बनाई हुई थी। यानी कि वो एकदम, जैसे आज आप देखते हो प्लॉट करते हैं कि नहीं करते हैं, जैसे आज जैसे कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो ऐसे ही नहीं बनाया जाता है। वो एक बड़ी अगर किसी कॉम्प्लेक्स की संरचना बनती है ना, तो एकदम सिस्टमेटिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है कि एक पूरा उसका मैपिंग तैयार होता है ना। फिर यहाँ पे वो बिल्डिंग होगी, यहाँ पे बिल्डिंग होगी, यहाँ पे बिल्डिंग होगी, इसके बीच में थोड़ा सी जगह होगी, फिर यहाँ पे बिल्डिंग होगी, यहाँ पे बिल्डिंग होगी, यहाँ पे बिल्डिंग। जैसे आज जैसे एकदम परफेक्टली बनते कि नहीं बनते, वैसे ही उस समय भी जो इमारतें होती थी, शहरीकरण की इमारतें, वो एकदम संरचनात्मक प्रणाली में का पालन करते हुए बनाई जाती थी। और जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब जैसे ये मान लो इलाका है, यहाँ पर ये सड़क जा रही है, यहाँ पर एक और सड़क जा रही है, यहाँ पर एक और सड़क जा रही है, ये ऐसे समकोण पर सड़क काटती थी। और इस समकोण के यहाँ मान लो एक घर है, यहाँ एक घर है ना, यहाँ एक और घर है,
तो ये मान लो पूरी गली हो गई, ये सड़क जा रही है, तो इसके यहाँ पर फिर से घर होगा, यहाँ से फिर से घर होगा, और ये जाने का रास्ता हो गया ये। तो ये एकदम संरचनात्मक प्रणाली, ऐसे नहीं कि यहाँ घर बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, ऐसे नहीं, एकदम संरचनात्मक प्रणाली का पालन करते हुए जो ये सभ्यता जो है कि शहरीकरण जो है वो शहर जो है वो बसे हुए थे, और इनकी सड़कें जो है एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर काटती थी। ढांचे के मामले में मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ज़्यादा विकसित था। मतलब जो मोहनजोदड़ो शहर था और हड़प्पा जो शहर था वो दोनों ही शहर थे, लेकिन मोहनजोदड़ो जो शहर था वो ज़्यादा जो है वो विकसित और ज़्यादा जो है वो अच्छी अवस्था में जो है था, ऐसा माना जाता है। जो हड़प्पा जो मूवी, जो मोहनजोदड़ो मूवी थी, उसमें भी मोहनजोदड़ो को ही बताया है ना। शहरों के स्मारक शासक वर्ग द्वारा जुटाए गए संगठित श्रमिकों और कर संचय संबंधी क्षमता के प्रतीक है। मतलब अब इन्होंने बताया है कि ये जो शासक वर्ग, जो टीले पर जो शासक वर्ग रहते थे, जो गढ़ है उस पर जो शासक वर्ग रहते थे, वो जो हैं वो किससे अपना जो धन है वो प्राप्त करते थे, यानी उनके जो पास जो इतने बड़े स्मारक बनाने के पैसे कहाँ से आए होंगे, कहाँ से आए होंगे, उन्होंने कर संचय किया होगा। किससे किया होगा कर संचय, मतलब टैक्स लिया होगा उन्होंने। किनसे, जो यहाँ पर कृषि करने वाले लोग हैं उनसे उन्होंने कर जो संचय टैक्स इकट्ठा करना शुरू किया होगा, और वहाँ से वो ऐसे शासक वर्ग जो है वो बने, है ना। ईंटों की विशाल निर्मित आम लोगों पर शासकों की प्रतिष्ठा और प्रभाव स्थापित करने का एक साधन थी। मतलब आप अगर इन टीलों वाले जो इलाके हैं, जो इन गढ़ वाले जो इलाके हैं, वहाँ पर आपको जो मकान मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, ईंटों के मकान। कैसे मकान, ईंटों के पक्के मकान। ईंटों के पक्के मकान मिलेंगे आपको इन शहरों में, यानी ये जो शहर है जो जहाँ पर शासक वर्ग रहता है वहाँ। और यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, जहाँ पर जिसको निचला शहर का है वहाँ पर आपको मिलेंगे कच्ची ईंटों के शहर। किसके, कच्ची ईंटों के जो है शहर वैसे मिलेंगे। मतलब ये जो बड़ी बड़ी जो पक्की हुई ईंटें थी वो क्या बताती है कि ये जो है वो शासक वर्ग है और इनका जो वर्चस्व है इन निचले शहर पर रहने वाले लोगों पर है, ऐसा ये सूचक है इस बात का, है ना। तो ईंटों की विशाल निर्मित आम लोगों पर शासकों की प्रतिष्ठा और प्रभाव प्रभावित करने के साधन है। मतलब ये जो है वो प्रतिष्ठित लोग हैं क्योंकि वो पक्के ईंटों के मकानों में रहते हैं, यही इसका सूचक है उस समय में ये बताते हैं, राइट। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल स्नानागार है। क्या है, महान स्नानागार। एक जैसे अपने स्नानघर होते कि नहीं होते, जैसे स्विमिंग पूल होते कि नहीं होते अपने स्विमिंग पूल, वैसे ही स्विमिंग पूल उस समय में मौजूद है जिन्हें ये कह रहे हैं स्नानागार। क्या कह रहे हैं, स्नानागार। बड़ा सा स्नानागार था, ऐसा बड़ा सा स्नानागार, उसमें पानी भरा हुआ था, है ना। अब उसकी क्या क्या स्पेशलिटी आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं। उसके नीचे एक छोटा सा पाइप लगा हुआ था कि गंदा पानी जो इस पाइप से निकल जाता था। इसके चारों ओर ऐसे वो स्नान करने के लिए एक बनाए गए थे, ऐसे बाथरूम बनाए गए थे ना इसके चारों ओर, ऐसे ऐसे जैसे आज होता है कि नहीं होता है, स्विमिंग पूल में नहाने के बाद एक पास पास में छोटे से बाथरूम बने होते हैं जहाँ पर अच्छे पानी से नहाया जाता है, राइट। तो वो बने हुए थे और यहाँ पर इसकी सीढ़ियाँ थी ऐसे, जिससे अपन इसके अंदर जा सकते थे। ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ थी जिसके इससे अंदर उतर सकते थे। इसके इधर की साइड भी सीढ़ियाँ थी इसके अंदर उतरने के लिए ऐसे। तो ये स्नानागार है उस समय का, जैसे आज स्विमिंग पूल होते हैं ना वैसे स्नानागार। ये जो अपने को मिला है कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का स्थल सबसे बड़ा है, कितना, 500 वर्ग किलोमीटर में वो फैला हुआ है, राइट। जिसमें तालाब शामिल है जो घड़ों के टीलों में स्थित है। मतलब वही ये जो चीज़ है वो कहाँ स्थित है, स्नानागार कहाँ स्थित है, यहाँ पर स्थित है, गढ़ या टीले में स्थित है। वो निचले शहर में स्थित नहीं है, वो गढ़ या टीले में स्थित है। मतलब ये शासक वर्ग के यूज के लिए होता होगा, ऐसा बताया है। ये ईंटों की खूबसूरत निर्मित का बेहतरीन उदाहरण है। मतलब ये जो स्नानागार है वो किससे बना है, पक्की ईंटों से बना हुआ है। और ये पक्की ईंटों से बना हुआ एक स्मारक का एक सबसे अच्छा उदाहरण मौजूद है मोहनजोदड़ो सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का। इसका माप जो है वो 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मतलब ये जो है ना स्नानागार वो क्या है, वो 11.88 मीटर तो लंबा है और 7.01 मीटर जो है वो चौड़ा है। और गहरा कितना है, गहरा है 2.43 मीटर। सोचो
आज के जो स्विमिंग पूल होते हैं ना वो भी शायद इतने बड़े नहीं होते जितना बड़ा ये स्नानागार था। तालाब की दोनों ओर से सतह पर चढ़ने की व्यवस्था थी, मतलब ये सीढ़ियाँ थी, बताया ना मैंने सीढ़ियाँ मौजूद थी चढ़ने उतरने के लिए। और कपड़े बदलने के लिए किनारों में कमरे बने हुए थे। ये जैसे मैंने बताया ना ये कमरे बने हुए थे। ये कमरे किस लिए बने हुए थे? शायद हम अंदर, ये हम सब अनुमान लगा रहे हैं कि ये कपड़े बदलने के लिए हुआ करते होंगे शायद। सोचो आज से हजारों साल पहले भी ऐसी व्यवस्थाएं थी जो आज भी मौजूद नहीं होती, तो कितनी विकसित सभ्यता रही होगी वो हड़प्पा सभ्यता। स्नानागार की फर्श जो है पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ये स्नानागार की जो फर्श है, जैसे आज अपन किसे बनाते हैं, टाइल्स से बनाते हैं। देखना जो स्विमिंग पूल होता है उसके नीचे टाइल्स जो होती है वो यानी लगाई होती है, तो वैसे ही पुराने समय में जो स्नानागार था वो उसके जो बेस होता था, जो स्नानागार का उसका बेस जो होता था वो पक्की ईंटों से बना होता था, ताकि जो पानी है वो रिसकर जो है वो अंदर की तरफ नहीं जाए या जमीन में ना रिसे। बगल में कमरे के विशाल कुएं से पानी खींचा जाता था और स्नानागार के कोने में एक नाली निकलती थी। अब इस जो स्नानागार है उसके बगल में यहाँ पर एक कुआं बना होता था। क्या बना होता था? कुआं बना होता था। उस कुएं से क्या किया जाता था? पानी निकालकर इस स्विमिंग पूल को भरा जाता था, राइट। और इस स्विमिंग पूल के नीचे से एक बगल में पाइप जाता था। मैंने बताया ना यहाँ पर एक पाइप जाता था, राइट। यहाँ पर एक पाइप जाता था। यहाँ पर जो पाइप था वो क्या करता था? गंदे पानी को निकालने के लिए यूज होता था। और साफ पानी कहाँ से भरते थे? कुएं से भरते थे इसे। और ये कुआं कहाँ होता था? ऊंचाई पर होता था। ऐसा मानना है कि स्नानागार मुख्य रूप से धार्मिक स्नान के लिए था। मतलब लोग कहते हैं कि जो स्नानागार था ना वो धार्मिक स्नान के लिए था। जब किसी कोई धर्म कार्य किया जाता था तो उस धर्म कार्य के बाद इस स्नानागार में सभी जो लोग एकत्रित होते थे और यहाँ पर वो स्नान करते थे, जो भारत के किसी भी धार्मिक समारोह के लिए महत्वपूर्ण होता था। यानी आज भी आप देखोगे कहीं भी, जैसे कि आप जब पंजाब में जो अमृतसर है ना, अमृतसर हरमंदिर साहब, वहाँ पर क्या है, बाहर की तरफ एक बड़ा सा तालाब है, तो वो तालाब जैसा था वैसा ही ये जो है वो इंगित करता है। धोलावीरा में पाए जाने वाले बड़े तालाब की तुलना में बड़े स्नानागार से की जा सकती है। धोलावीरा तालाब का इस्तेमाल शायद उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए मोहनजोदड़ो के स्नानागार का उपयोग किया जाता था। मतलब जैसा मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार स्थित थे वैसा का वैसा एक तालाब भी स्थित था। कहाँ पर? जैसा जो स्नानागार है मोहनजोदड़ो में स्थित है वैसा तालाब एक स्थित था। कहाँ पर? धोलावीरा में। कहाँ पर? धोलावीरा में। मतलब धोलावीरा में आपको एक तालाब मिलेगा और उस तालाब का उपयोग भी वैसा ही था जैसा मोहनजोदड़ो के स्नानागार का उपयोग था। किसके लिए? धार्मिक स्नान करने के लिए। किसके लिए? धार्मिक स्नान करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? धार्मिक स्नान करने के लिए जो ये स्थल उस समय जो था, राइट। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन, अब मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा एक अन्न भंडार था। एक और मोहनजोदड़ो की विशेषता अपने के सामने कौन सी आई? अन्न भंडार। यानी हमने स्नानागार के बारे में तो पढ़ लिया कि मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार था, एक और अन्न भंडार भी था। अन्न भंडार मतलब अन्न को इकट्ठा करने के लिए, अनाज को इकट्ठा करने के लिए, यानी अनाज को इकट्ठा करने के लिए एक भंडार भी जो है मोहनजोदड़ो में मौजूद था। और उस भंडार की लंबाई क्या थी? 45.71 मीटर तो लंबा था वो, और चौड़ा कितना था? 15.23 मीटर वो चौड़ा था। ये जो अन्न भंडार है, अन्नागार, सोचो उस समय भी लोग अनाज को इकट्ठा किया करते थे। ईंटों के चबूतरे की एक श्रृंखला ने 2 पंक्तियों में 6 भंडारों का आधार बनाया। मतलब ये जो अन्न भंडार की संख्या कितनी थी? 6। यानी कैसे आधार बनाया उन्होंने? उस आधार के ऊपर उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे अन्न भंडार उन्होंने इस आधार के ऊपर उन्होंने बनाए। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 6 जो अन्न भंडार है अपने को अवशेष के रूप में आज मिले हैं, राइट। प्रत्येक भंडार 15.23 मीटर से लेकर 6.09 मीटर जो है वो चौड़ा था और नदी के पास ही स्थित था। क्यों था नदी के पास?
ये जो अन्न भंडार है ना वो नदी के पास स्थित था। सोचो क्यों था नदी के पास। अब इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि मान लो किसी जगह पर अन्न उत्पादन होता होगा, उस अन्न उत्पादन को राजा तो जो है वो अन्न भंडारों में एकत्रित करने के लिए किसका यूज़ करता था? अभी बताया था, उस समय ट्रांसपोर्ट का केवल एक ही साधन था, नदियाँ। नदियों में जहाज़ों के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट है वो किया जाता था। तो अन्न जो है इस जगह से नदियों में जो जहाज़ों में ढोया जाता था और वहाँ से इन अन्न भंडारों में एकत्रित किया जाता था। इसीलिए इन अन्न भंडारों को क्या कहा जाता था? नदियों के किनारे स्थित या बनाया जाता था। 12 इकाइयों की संयुक्त फर्श लगभग 838 मीटर वर्ग मीटर की थी। यह लगभग उतने ही क्षेत्र में थी जितने मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार का है। हड़प्पा में अन्नागारों के दक्षिण में ईंटों के काम चलाऊ वर्ताकार चबूतरों की श्रृंखला थी। यह स्पष्ट अनाज तैयार करने के लिए थे क्योंकि गेहूं और जौ फर्शों की दरारों में पाए गए थे। हड़प्पा में 2 कमरों की छावनी भी थी जिसमें संभवतः मजदूर रहते थे। मतलब अपने को कैसे पता चला है कि अन्न भंडार थे, ये कमरे नहीं थे? क्योंकि इनकी दीवारों में जो है वहाँ पर अपने को अन्न के जो अवशेष मिले, मतलब गेहूँ और जौ के जो है वो अवशेष अपने को इनकी दीवारों के जो खांचे हैं, जो दरारें हैं, उनमें अपने को ये अवशेष जो है वो मिले हैं। इसीलिए हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो ये दीवारें हैं वो अन्न भंडार की रही होगी। और यहाँ पर एक वो भी है, क्या? छावनी। मोहनजोदड़ो में अपने को क्या मिली? एक छावनी भी मिली। उस छावनी में कौन रहते थे? मजदूर रहते थे। कौन रहते थे? मजदूर। जो सार्वजनिक मजदूर होते थे, जो सरकारी मजदूर होते थे, वो सरकारी मजदूर या सार्वजनिक मजदूर जो है वो इन छावनियों में रहते थे। कालीबंगा, हम अपन चलते राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान। राजस्थान में एक स्थल बताया था मैंने, जो हड़प सिंधु घाटी स्थल है, कालीबंगन, काली चूड़ियाँ, है ना। कालीबंगन के दक्षिणी हिस्से में भी ईंटों के चबूतरे हैं जिनका इस्तेमाल अन्नागार के लिए हुआ होगा। मतलब ये जो अन्नागार है वो न केवल मोहनजोदड़ो बल्कि कालीबंगन में भी पाए जाते हैं। अतः ऐसा लगता है कि हड़प्पा के शहरों में अन्नागारों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। मतलब हड़प्पा के जितने भी शहर हैं उनमें सभी शहरों में लगभग 1 या 2 अन्नागार तो अपने को मिले ही मिले हैं। हड़प्पा शहरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल बेजोड़ है। मतलब हड़प्पा काल में जो है वो कौन सी ईंटों का प्रयोग किया जाता था? पक्की ईंटों का जो इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। जिससे पहले वाली जो हमने पढ़ी थी ना ताम्रयुगीन सभ्यता, उन ताम्रयुगीन सभ्यता में हमने पढ़ा था कि कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, है ना। ताम्रयुगीन सभ्यता में जो है वो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता है, जो कांस्ययुगीन सभ्यता है, उसमें पक्की ईंटों का जो उपयोग जो है उस समय लोगों द्वारा किया जाता था। मतलब उनको जो ईंटों को, कच्ची मिट्टी को पकाना उनको आ गया था। क्योंकि मिस्र की समकालीन इमारतों में मुख्यतः सूखी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, हम समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का उपयोग पाते हैं, लेकिन हड़प्पा के शहरों में इनका इस्तेमाल उससे कहीं अधिक हुआ है। मतलब मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, उस मेसोपोटामिया सभ्यता में भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पर जो पक्की ईंटों का जो प्रयोग किया जाता था, उनकी संख्या मेसोपोटामिया में जो पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता है उससे ज़्यादा है। मतलब मेसोपोटामिया भले यूरोप की सभ्यता थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो है वो भारत में स्थित एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता में इस्तेमाल होने वाले पक्की ईंटों से भी ज़्यादा ईंटें जो है वो हड़प्पा सभ्यता में उपयोग की जाती थी। मतलब ये बता रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता उस काल में सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती थी। चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, वो भी इतनी विकसित नहीं थी जितनी हड़प्पा सभ्यता जो है उस समय में विकसित थी, राइट। क्योंकि मिस्र की सभ्यता में कौन सी ईंटों का प्रयोग किया जाता था? कच्ची ईंटों का। जबकि मेसोपोटामिया में कौन सी ईंटों का प्रयोग किया जाता था? पक्की ईंटों का। लेकिन हड़प्पा की स्पेशलिटी क्या है? क्योंकि हड़प्पा की स्पेशलिटी है पक्की ईंटें प्लस ज़्यादा पक्की ईंटें, यानी कम तो यूज़ होती थी कच्ची ईंटें और ज़्यादा पक्की ईंटें यूज़ होती थी, राइट। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावशाली थी। लगभग सभी शहरों में जल निकासी मतलब नालियाँ। आप अगर मोहनजोदड़ो के शहरों में आप नालियाँ देखोगे, मतलब जो शहरों का जो अपशिष्ट जल होता है, उन अपशिष्ट जल को निकालने के लिए मोहनजोदड़ो के जो शहर होते हैं, उन शहरों का जो जल निकासी व्यवस्था है वो इतनी उन्नत है, वो इतनी उन्नत अवस्था में है कि आज भी जो जल निकासी व्यवस्था है वो फेल हो जाए। मतलब आज आप शहर में चले जाओ, वहाँ पर जैसे ही थोड़ी सी बारिश आती है सड़कों पर पानी आ जाता है। लेकिन आज से हजारों साल पहले
ये जो जल निकासी व्यवस्था इतनी उत्तम अवस्था में थी कि आज अपने को उत्तम व्यवस्था से अपने को जल निकासी व्यवस्था से अपने को सीखने की जरूरत है, राइट। लगभग सभी शहरों में हर घर, चाहे वे बड़े हो चाहे छोटे, सब में अपना आंगन व स्नानागार होता था। यानी सब, या बड़े घर हो या छोटे घर हो, सब में अपना आंगन होता था, अपना स्नान करने के लिए स्नानागार होता था। कालीबंगन में कई घरों में अपने कुएं भी होते थे। राजस्थान में जो कालीबंगन है ना, वो तो सूखा क्षेत्र है। अपन पढ़ेंगे जो राजस्थान का अधिकतर क्षेत्र क्या सूखा है। तो राजस्थान में जो कालीबंगन, जो हड़प्पा कालीन स्थल है, वहाँ पर घरों के अंदर आपको कुएं भी मिलेंगे, एक छोटा सा कुआं मिलेगा, है ना। तो उससे क्या होता है, वो जल की पूर्ति, हर घर में आपको कुआं मिलेगा, है ना। जैसे आजकल हर घर में ट्यूबवेल होता है कि नहीं होता है, क्योंकि जल की कमी वाला क्षेत्र राजस्थान, वैसे ही हर घर में उस समय जो है वो कुएं मिलते थे, राइट। नाली से घरों का पानी सड़कों पर निकलता था। कभी कभी नालियों को पत्थर के पाटों व ईंटों से ढक दिया जाता था। जैसे आज अपनी नालियाँ होती है ना, उन नालियों में जो गंदा पानी जाता है, शहरों में देखना उसको ऊपर पत्थर से ढक दिया जाता है ऐसे। तो सोचो, ऐसी स्वच्छता, जैसे आज क्यों ढकते हैं अपन, ताकि वो स्वच्छ रहे वातावरण। तो ऐसी स्वच्छता का जो ज्ञान है उस समय प्राचीन साल में हड़प्पा के लोगों को भी था, और वो भी जो नालियों को क्या करते थे, इन पत्थरों से ढक देते थे, ताकि क्या हो, गंदगी ना फैले, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भी जो थे वो स्वच्छता के प्रति इतने सुचारू थे, इतने जागरूक थे। उनसे अपने को आज भी सीखना चाहिए। तो वो अपनी गंदगी ना फैले इसके लिए नालियों को क्या कर देते थे, ढक देते। मतलब पहले तो वो प्रॉपर नालियाँ बनाते थे, फिर उसको ढकते भी थे। फिर आगे एक मेन होल भी बनाएंगे, जब ढकेंगे तब आगे एक मेन होल बनाएंगे। मेन होल मतलब एक ऐसा पत्थर होगा जहाँ पर अगर कोई कचरा वचरा अगर नाली में फंस जाए तो उस पत्थर को हटाकर आसानी से नालियों को साफ कर दिया जाए, ऐसा मेन होल भी बनाते थे वो आगे आएगा धीरे धीरे। बनवाली मतलब हरियाणा में भी सड़कों और नालियों के अवशेष पाए गए हैं। कुल मिलाकर घरेलू स्नानागार और नालियों की गुणवत्ता उल्लेखनीय है, और हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था अनूठी है। मतलब हड़प्पा की जो जल निकासी व्यवस्था है वो अनूठी है। मतलब इसके जैसी जल निकासी व्यवस्था आपको मेसोपोटामिया में तक नहीं मिलेगी, आपको मिस्र की सभ्यता में नहीं मिलेगी, जैसी जल निकासी व्यवस्था आपको हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में और दूसरे शहरों में आपको मिलेगी, राइट। शायद ही किसी अन्य कांस्ययुगीन सभ्यता में स्वास्थ्य और स्वच्छता पर इतना ध्यान दिया गया होगा जितना हड़प्पा के लोगों ने दिया। मतलब उस समय जो विश्व में दूसरी जो कांस्ययुगीन सभ्यता थी, उन सभ्यताओं में भी स्वच्छता और स्वास्थ्य पर इतना ध्यान दिया जाता होगा जितना ध्यान जो है हड़प्पा सभ्यता के अंदर लोगों द्वारा दिया जाता था। मतलब हड़प्पा के लोग स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति इतनी जागरूक थे कि उन्होंने इतनी सारी जल निकासी व्यवस्था, नालियों को ढकना, मेन होल की व्यवस्था करना, घर में कुएं बनाना, है ना, ऐसी व्यवस्था उन्होंने उस समय में की हुई थी। मतलब वो स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक थे, इससे इसका जो पता है हम इस चीज़ से लगा सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। समझ में आया, सिंपल सा पॉइंट था। इसके आगे हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में। किसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसका एक बिंदु है, मतलब जो थर्ड बिंदु है वो है कृषि। किसके बारे में दोस्तों, कृषि। मतलब जो हड़प्पा कालीन स्थल है, जो मोहनजोदड़ो स्थल है, उसमें कृषि कैसी होती थी उसके बारे में हम आने वाले इससे आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।